हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा, ताकि कोई भी क्लास जैसे कि जीके, मैथ, इंग्लिश का वोकेबलरी वीडियो जो आपके पास लेके आ रहे हैं, टोटल क्लास का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। आज देखिएगा डे 7 लेके आ रहे हैं आपके पास जीके का। पिछले वीडियो आपके पास डे 6 आया था, लेकिन हम आप उस टाइम बोल दिए थे डे 5, लेकिन ये वो डे 6 वीडियो था। तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। जितना पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखें, सब टोटल वीडियो आप देख लीजिएगा। क्लास बहुत पसंद आएगा देखने में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, कमेंट पे आपको हम रिप्लाई देंगे। नहीं तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिए थे, देखिए फिर से हम यहाँ पे बताते हैं व्हाट्सअप नंबर। वो व्हाट्सअप पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो पीडीएफ के साथ भी या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको वहाँ से हम क्लियर कर देंगे। चलिए देखिए व्हाट्सअप नंबर मेरा क्या है, देखिएगा 70503313। सॉरी गलत हो गया है, देखिएगा 70501333 और यहाँ हो गया 58। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप ज्वाइन होइएगा। तो यहाँ पे जितना भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से कांटेक्ट करके कवर कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, क्लास को स्टार्ट कराते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मिनट रुक जाइएगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास हम लगा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास ये आ चुका है, टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, टाइमर आपका ये रहा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक और बिंबिसार। ये आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इसमें कुछ आपको बताने लायक पॉइंट नहीं है, तो क्या बताएं, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने इन सभी में से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा धर्म अपनाया? तो आपको बताना है बुद्ध, जैन, इस्लाम और ईसाई। 134 नंबर क्वेश्चन आपके पास कवर करवा चुके हैं। इससे पहले जितना वीडियो देखे हैं देखिएगा, सब वीडियो आपको पसंद आएगा। तो देखिए कौन क्या बोल रहा है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? तो देखिए कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है आपका? बौद्ध। कौन धर्म? बौद्ध धर्म अपनाया। ऑप्शन नंबर ए, कौन धर्म? बौद्ध धर्म। 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त करने के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कब अपनाया? तो 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप यहाँ पे, कितनी ईसा पूर्व पहले? तो 261 ईसा पूर्व पहले। तो किस पे विजय पाके? तो कलिंग पर विजय पाने के उपरांत अशोक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? आपका टाइमर चल रहा है, टाइमर के अंदर ही बताना है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अकबर, अशोक, शेर शाह और शाहजहां। आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? अशोक। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है? अशोक। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक का स्तंभ है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो कनिष्ठ, अशोक, बिंबिसार और शिशुनाग। आपको बताना इसमें से कौन सा उत्तर सही है। आपका टाइमर चल रहा है, 7 सेकंड 6 सेकंड बचा हुआ है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। क्या बोल रहा है? सारनाथ
लाइन कैपिटल, सारनाथ का लाइन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये भी किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, अशोक से संबंधित है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? आपको बताना है। भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो भाग 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका भाग 4। भाग 4 कौन सा भाग में है? तो भाग 4 में है। यहाँ देखिएगा, कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है कौन सा भाग? तो कौन सा भाग करता है? तो आप देखिए भाग 4, ये ऑप्शन नंबर सी में तो दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे अगर आपको नहीं दिखेगा तो हम एक बार पढ़ देते हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा। बोल रहा है वह राज्य जो अपने निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा स्वयं के संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित करने का अवसर उपलब्ध कराए, उसी का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का अर्थ। इस हेतु संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में समर्पित है, जिसे राज्य के नीति निर्देश तत्व कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देश तत्व। अब देखिएगा यहाँ पे कल्याणकारी राज्य का अर्थ फिर से देखिएगा, वह राज्य जो अपने निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों द्वारा स्वयं के संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित करता हो, रूपांतरित करने का अवसर उपलब्ध कराए, वो क्या होता है? कल्याणकारी राज्य होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इसमें कौन सा भाग में आता है? तो ये कौन सा भाग में आता है? तो जैसे ऑप्शन में भी दिया था भाग 4, तो ये भाग 4 में आता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद आता है आपका 36 से 51वां अनुच्छेद में। 36 से 51वां अनुच्छेद में ये समर्पित है। ठीक है, जिसे राज्य के नीति निर्देश तत्व भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? नीति निर्देश तत्व, नीति निर्देश तत्व भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलेगा, भाग 1 वाला, भाग 4 वाला, तो यह हो गया पहला क्वेश्चन। ऐसे जानकारी के लिए आपको यहाँ पे बताए हैं कि वह राज्य जो अपने निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा स्वयं के संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित करता हो, रूपांतरित करने का अवसर उपलब्ध कराए, उसी को कहते हैं कल्याणकारी राज्य। ठीक है, अब देखिएगा इसका भाग 4 का अनुच्छेद कितना में दिया गया है? तो ये पूछ सकता है कि कौन सा अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो 36 से 51 अनुच्छेद में है। और इसका दूसरा बात किस नाम से जानते हैं? तो नीति निर्देश तत्व। क्या कहते हैं दूसरा चीज में? नीति निर्देश तत्व ये कहा जाता है। चलिए यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, पढ़िए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम लिखाए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समान नागरिकता संहिता कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? बताना है आपको किस राज्य में लागू है। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? ऑप्शन में दिया गया है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा, मिजोरम। आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। समान नागरिकता संहिता कॉमन सिविल कोड कौन सा राज्य में लागू है? तो आपको बताना है कौन सा राज्य में ये लागू है। तो देखिए कौन सा राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका गोवा। कहाँ लागू है? तो गोवा में लागू है। ठीक है, अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। क्वेश्चन देखिए आपका 2003 में भी पूछा गया है, 2009 में भी पूछा गया है, अब हो सकता है ये क्वेश्चन आए, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं। क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्रालय। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। आपका टाइमर चल रहा है, 5 सेकंड बचा हुआ है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में संसद। क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में संसद। संसद, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है आपका, संसद। देखिएगा यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 124 में 124(1) में यह प्रावधान है कि संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। वर्तमान में न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है, तो 34। तो कितना है आपका, 34 है। इसमें कौन है, तो मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश सहित है। ठीक है, देखिएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जैसे आपके पास दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। किस अनुच्छेद में है, तो आपका डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि संसद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो 124 का एक में आता है और 124 का 1 में आता है। ठीक है, अब इसमें पूछ सकता है आपका कि अभी वर्तमान में कितना संख्या है मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश की सहित, इसमें कितना संख्या है न्यायाधीशों का, तो कितना है संख्या, तो ये देख लीजिएगा 34 आपको बता चुके हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसी को देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, संविधान के अनुच्छेद 124 का 1 में यह प्रावधान है कि संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है, 34 है, जिसमें कि मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश की सहित उसमें जोड़ा गया है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा और ये याद भी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची के अधीन है। संघ सूची के अधीन कौन है, तो आपका रक्षा, वही यहाँ पे देखिए लिखा गया, रक्षा संघ सूची का विषय है, जबकि जंगल, समवर्ती सूची और पुलिस तथा कृषि राज्य के सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषय हैं। देखिए फिर से बताते हैं, रक्षा संघ सूची के विषय है, रक्षा संघ सूची का विषय है, जबकि जंगल समवर्ती सूची और पुलिस तथा कृषि राज्य सूची के विषय हैं। आपको ये नोट कर लेना है और इसको ध्यान में रखना है, टोटल ऑप्शन को भी। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उड़ी पनबिजली परियोजना अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। ये आपको बताना है उड़ी पनबिजली कहाँ अवस्थित है। उड़ी पनबिजली कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में जम्मू कश्मीर। कहाँ है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह पनबिजली योजना कहाँ अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ, किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका है झेलम नदी के किनारे। कहाँ, झेलम नदी के किनारे। कहाँ है, तो झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। झेलम नदी के किनारे स्थित है। पनबिजली परियोजना अवस्थित है तो ऑप्शन में जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। किस नदी के किनारे स्थित हो, ये कहाँ पे है, झेलम नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई, ये आपको बताना है। ऑप्शन में 1913, 1973, 1976, 1978 और 1983। ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई,
बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, 1973 में। कब किया गया है? तो 1973 में 1900 की गई। तो कहाँ से? कावड़ नेशनल पार्क से आरंभ की गई। कब की गई? तो 1973 में, जो आपका ऑप्शन में भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर नदी, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बताना है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सतलज, झेलम, चिनाब। आपको बताना है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना है ये क्वेश्चन किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम। ऐसे भी लगा सकते हैं, कहाँ पे? झेलम। ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका झेलम। किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, भारत में वर्षा किस कारण से नहीं हो भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है? भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है? तो देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात क्या दिया गया है? प्रतिचक्रवात के कारण से नहीं होती है। भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है? तो प्रतिचक्रवात के कारण से नहीं होते है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गतिमान वस्तु में होती है। गतिमान वस्तु में क्या होती है? स्थिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युतीय ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। गतिमान में कौन ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा होगा। गतिमान जैसे ही दिया गतिमान, गति में कौन सा ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा होगा। गतिमान में कौन सा ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। गतिमान में कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। चलिए आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आपको बताना है इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है। कौन सा सूक्ष्म तत्व है? हेलो, देखिएगा कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है आपका? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिएगा, स्पीड में थोड़ा कराते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम का सबसे पहले परमाणु क्रमांक क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? तो कैल्शियम किस में आता है? तो 20 नंबर में आता है। आप पढ़िएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, और इस तरह से पढ़िएगा। तो किस में कितना नंबर पे आता है? तो 20 नंबर पे आता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान हिंदी में बोलते हैं। एटॉमिक मास कितना है? तो कितना है आपका? 40 आपका। तो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए में 40.078। 40.078 क्या है? एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास क्या है? 40.078। इसका ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर ए 40। हाइड्रोफोबिया बीमारी किसके कारण से होती है? तो पागल कुत्ते को काटने से हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुत्ते के रेबीज मनुष्य को क्या कर देता है? पागल। यहाँ तक समझ चुके हैं कि हाइड्रोफोबिया बीमारी किसके कारण से होती है? तो पागल कुत्ते काटने से होती है। इसमें क्या होता है कि कुत्ते के रेबीज मनुष्य को क्या कर देते हैं? पागल। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? रेबीज। ठीक है, अच्छा इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार है इंजेक्शन। इसका उपचार है इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन? एंटी रेबीज इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन? एंटी रेबीज इंजेक्शन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन सा इंजेक्शन है? एंटी रेबीज इंजेक्शन। इसका आविष्कार कौन किया था? इसका आविष्कार किया था लुई पास्चर। क्या दिया? लुई पास्चर। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। और क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगला वीडियो आपके पास आ रहा है वोकेबलरी का पार्ट 6 है। पार्ट 6 है। प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 2, मतलब 6 वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा 60 तक। वो आप देख लीजिएगा वहाँ तक। और उसके बाद मैथ का एलसीएम एचसीएफ का वीडियो भी आपके पास जल्द ही लेके आ रहे हैं। तो क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। टोटल की जितना क्लास है आपके पास, टोटल क्लास का पीडीएफ भी आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और जितना क्वेश्चन आपके पास हम करवा रहे हैं ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और नहीं तो व्हाट्सअप तो आपको बता चुके हैं, व्हाट्सअप से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।